नमस्कार। टाइम्स एमपी में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व देवास में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस वक्त हम नगर पालिक निगम की इस खूबसूरत बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठे हैं और इसका कारण सिर्फ यही है कि ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन सीढ़ियों से होते हुए कौन गुजरेगा, जो कि महापौर की कुर्सी पर बैठेगा या मेयर इन काउंसिल की कुर्सियों पर बैठेंगे, या कौन विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगा। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर। हमारे साथ हैं दिलीप मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं देवास के, और आपकी नज़र गली मोहल्लों पे रहती है क्योंकि लोकल जो न्यूज़ कवर करना होती है वो भी आपको दारमोदार दिया गया है, और यहाँ से फिर पूरे मध्य प्रदेश पे हम नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिलीप जी, जब महापौर के चुनाव की बात हो रही है, नगर पालिक निगम के चुनावों की बात हो रही है, तो बड़ा दिलचस्प है। छोटा शहर है लेकिन बड़ा सुंदर शहर है, आत्मीयता से भरा हुआ शहर है, और इसकी अपनी खासियत है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दिलीप जी, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो नवयुवा पीढ़ी है, जो बिल्कुल अभी या तो पिछले चुनावों में उन्होंने डाला होगा वोट, या अब वो बिल्कुल नए तरीके से तैयार हो रहे हैं कि हमें देवास के नुमाइंदे, जो देवास का मुस्तकबिल तय करेंगे आने वाला, उसके लिए वोट करना है। तो हमारी चर्चाएं बड़ी दिलचस्प होंगी क्योंकि करीब 20-25 सालों का अनुभव लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 93 की अगर हम बात करें दिलीप जी, तो उस समय परिषद ने महापौर चुना और बड़े गजब के वो चुनाव थे जिसके अंदर सबने अपनी अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद और कितने मेरी तरफ कितने तुम्हारी तरफ, और ये मायने नहीं रख पा रहा था उस समय कि कौन सा पार्षद किस पार्टी से चुनकर आया है और वो किसके प्रति जाकर और समर्पित हो गया। तो वो उस तमाम तरह की झंझावत जो राजनीति की हुई थी उसमें उभर के आई थी शकीला हारून शेख, जिनका पहली महापौर, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो महापौर स्तंभ जो है गजरा गेट्स चौराहे पर स्टेशन की तरफ हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो महापौर स्तंभ आज भी है। जब महापौर सम्मेलन हुआ था देवास में, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 99 में आके कांग्रेस की सरकार थी और देवास ने कांग्रेस के ही महापौर को चुना जयसिंह ठाकुर के रूप में। और जब 2004 के चुनाव आए तो जयसिंह ठाकुर ने जिनको हराया था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे शरद पाचुनकर, लेकिन 2004 के चुनाव में वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आ गए और उन्होंने अपना दमखम दिखाया। उसके पीछे तमाम चर्चाएं भी होती रहती हैं देवास में कि वो आखिर कैसे जीते, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बुरी तरह से चुनाव हारा, जो राजेंद्र बापट। तो 2004 का एक वो है कि यहाँ पे पट्टी चल गई, तो पट्टी पे कई तरह की इबारतें लिखी गई और उसमें ये भी लिखा गया कि इसमें महल का क्या योगदान है, वो पट्टी तो उनके अपने समर्थकों का क्या योगदान है। चुनाव चिन्ह हुआ करता था, हाँ, पट्टी चुनाव चिन्ह था, और उसमें शरद पाचुनकर के अपने जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तो हैं, लेकिन अपने इस पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया और नतीजा जो है वो सामने आया। बहरहाल सामने जो है वो शरद पाचुनकर जी सामने आया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का था, तो ये अपने आप में डबल इंजन जिसे कहते हैं वो हो गया था यहाँ पे। और लेकिन 2009 में आप बता सकते हैं 2009 के चुनाव जब रेखा वर्मा और बबली यादव, तो दिलीप मिश्रा जी बेहतर बताएंगे कि वो दौर कैसे दिलचस्प हुआ था और क्या बातें देवास की जनता ने सोची थी। 2009 के जो चुनाव हुए, तो जैसा कि देवास को अगर राजनीति के मामले में कहा जाता है कि देवास भाजपा का गढ़ है, लेकिन बात अगर नगर निगम परिषद की करें, नगर निगम की करें, तो नगर निगम में जनता जो चयन करती है वो बहुत सोच समझकर और सावधानी से करती है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। उसको एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो उससे जुड़ा रहे, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। उस समय जो हालात बने, तो आज जैसा कि संगठन और सत्ता का देवास की अगर राजनीति की बात करें तो देवास में जो पैलेस की राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेट करती है, हाँ, अपना दम रखती है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और वो उन्होंने दिखाया था। जैसा कि अभी आपने बताया कि शरद पाचुनकर के चुनाव में जो ये माना जा रहा था कि महल की पसंद होने की वजह से कहीं ना कहीं शरद पाचुनकर को बड़ा लाभ मिला था, लेकिन वो नज़ारा 2009 के चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला।
क्योंकि 2009 के चुनाव में जो बबली नरेंद्र यादव को टिकट दिया भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस ने उस समय रेखा वर्मा को टिकट दिया। रेखा वर्मा चूंकि स्वयं महिला नेत्री थी और लंबे समय से वो कांग्रेस के लिए संघर्ष करती रहती थी, लोगों से जुड़ी हुई थी, लगातार विभिन्न मंचों से जगह जगह सामाजिक संस्थाओं से। तो जब रेखा वर्मा का चेहरा सामने आया तो देवास की जनता ने सीधे सीधे रेखा वर्मा को, वो दूसरे चेहरे की तरफ ऐसा लगा देखा ही नहीं, वो कभी देखा और नहीं। यहाँ बबली नरेंद्र यादव को एक बुरी तरह शिकस्त का सामना 2009 के चुनाव में बिल्कुल आम चर्चा, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है उनको अपन इतिहास जब बतलाएंगे ना तो वो आगे का फैसला शायद ज़्यादा अच्छे से कर सके। और जब वो वाला चुनाव आया था तो पहली बार में ही लोगों ने कह दिया था कि ये क्या, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक सक्रिय नेता हैं, क्योंकि महिला के लिए वो आरक्षित था, तो उसमें भी कहा जाता था कि बहुत सक्रिय नेताओं की पत्नियां भी सक्रिय हैं, बिल्कुल, है ना। एक नाम उभर के आया, मैं बहुत सीधी बात करूँ तो विष्णु वर्मा जी की मिसेस, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम आया था कि ये होना था, या ये होती तो जीत ही जाती, ये भी चल रहा था। एक पढ़ा लिखा अच्छा चेहरा इस तरीके से कि वो सामने आके हर मुद्दे पे बात कर सके, सक्रियता दिखा सके, सवालों के जवाब दे सके, इस तरह का चेहरा एक, ठीक है महिला है तो वो भी इस तरह की होना चाहिए, बिल्कुल। तो इन सब बातों को बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ पहले या दूसरे दिन ही तय हो गया था कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपन बात भाजपा की करते हैं तो भाजपा में देवास में कहीं ना कहीं महिला नेत्रियों का अभाव शुरू से रहा है जी। और इस चीज़ का फायदा देवास की, अगर नगर निगम परिषद की बात करें तो देवास में 3 बार अब तक कांग्रेस की मतलब कहा जाए तो उनसे समर्थित हो या उनके मतलब एक बार, क्योंकि रेखा वर्मा जी के टाइम पे ये हुआ था। नहीं 3 बार तो कांग्रेस की मानेंगे ना, ये शकीला हारून हो गई, जयसिंह ठाकुर हो गए और रेखा वर्मा। अच्छा, रेखा वर्मा जी के टाइम पे वो हुआ था कि सरकार जो मध्य प्रदेश की थी वो भाजपा की सरकार थी, लेकिन इधर केंद्र की सरकार बनी, मेयर इन काउंसिल उनकी बनी, और ज्यादातर तादाद में पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के। तो जनता ने ऐसा भी फैसला किया और कारण एक ही था कि महापौर के पद पे उनकी पसंद बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। और आपको एक बात बता दूं, अजीब संयोग है कि इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो पिछली बार जैसे परिषद में सुभाष शर्मा भाजपा से महापौर, वो समय भी तो उस समय तो तीनों हो गया, वो नारा भी चला था, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा और शहर में भाजपा, और लोगों ने उसको विश्वास भी किया, उसको हुआ बिल्कुल। लेकिन इस बार भी जो आरक्षण हुआ है चुनाव के लिए, इस बार के आरक्षण में भी देवास में अनारक्षित महिला जो है कोई भी लड़ सकता है। तो यहाँ पर भी अगर अपन बात करते हैं, हाँ, अब वो सीढ़ियों की बात हमने शुरू कर दी कि अब ये सीढ़ियों पर आके बात करें कि अब आगे क्या। ये तो मोटा मोटा हमने हमारे नवयुवा साथियों के लिए बतलाया था और कुछ यादें ताज़ा करने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें हम चर्चा जब भी हम करेंगे आगे वाले एपिसोड में तो हम इतिहास को लेके तो चलेंगे ही, उसकी रोचकता को तो लेके बरकरार रखेंगे। लेकिन ये पहला एपिसोड और हम सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है और इसकी सुगबुगाहट आप लोगों के बीच विशेषकर शुरू हो चुकी है, तो आपकी आवाज़ भी यहाँ तक आए तो ठीक है। बिल्कुल दिलचस्प बात कह रहे थे मैं। और ये और बताना चाहूँगा, जब आप नगर निगम चुनाव के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो 2009 के बाद 2014 के चुनाव के मामले में थोड़ा सा हमारे नहीं, वो ठीक है, वो आप जो आपकी बात कर रहे थे 2014 पे आऊँगा, लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात छिड़ी थी कि अब क्या हो रहा है। महिला अब होगी यहाँ की महापौर, ये तय हो गया। अब महिलाओं के चेहरे ढूंढे जा रहे हैं कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, और जिसका भी नाम लिया जा रहा है तो कहीं पर वो पार्षद पत्नी है, बिल्कुल, कहीं पर महापौर का ख्वाब देखने वाले जो लोग थे उनकी पत्नियों की अब कैंपेनिंग शुरू हो गई है। थोड़ा दिलचस्प बताइए, दिलचस्प नज़ारा रहना है इस बार। और आपको एक बात और बता दूँ, हाँ, सबसे जो बड़ी बात है, अगर हम देवास के मतदाताओं की बात करें, कुल कितने मतदाता, तो इस बार जो है कुल मतदाताओं का आंकड़ा जो 2,46,000 के पार है। अच्छा, ये अभी 8 फरवरी तक के आंकड़े हैं। तो 45 वार्ड 2,46,000 मतदाता, इनमें 1,25,000 पुरुष, अच्छा, और 1,21,000 के आसपास महिलाएं हैं। बड़ा भारी मामला है। तो मतदाता निश्चित तौर पर इस बार बहुत बड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में
ये जो चुनाव होने जा रहे हैं काफ़ी निर्णायक होंगे। इस अभी जो कैंपेनिंग चल रही है, अभी दावेदारों की कैंपेनिंग चल रही है, सबसे अहम भूमिका अगर रहेगी तो इस जो आपने बात करी कि इन सीढ़ियों की, इन सीढ़ियों से चढ़कर अंदर परिषद में कौन बैठेगा। बड़ा सुंदर है नगर पालिक निगम का। अगर इस बात पे अगर हम गौर करें तो मेरा अनुमान अगर मैं बताऊं आपको अरविंद जी, तो मेरे अनुमान से जो प्रत्याशी का चयन भाजपा हो या कांग्रेस, जिसने चयन सही तरीके से कर लिया वही यहाँ बैठ पाएगा। हकदार भी वही है। हकदार भी वही है। हाँ, देखिए बात यह है कि विधानसभा और नगर निगम में बहुत बड़ा अंतर है। विधानसभा में जैसे देवास की जनता पहले इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, उनको लगता है लगातार कि नहीं, वो लगातार साबित होता जाता है और काम भी होते गए। लोगों को कहीं ऐसा लगता रहा कि उनके जो निर्णय रहे सही रहे। लेकिन नगर निगम चुनाव की अगर बात करेंगे हम, तो अब तक की परिषद में 3 बार कांग्रेस, 1 बार निर्दलीय और एक ही बार टेक्निकली देखा जाए तो भाजपा की परिषद यहाँ रही है, परिषद जिसमें भाजपा का महापौर रहा है। तो ये अब जो है इस आगामी चुनाव की बात करें, अभी आज के समय में जो रस्साकसी चल रही है, दावेदारियों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीति में सबको करने का अधिकार है, अपने दावेदारी करने का भी अधिकार है। नगर निगम के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बड़े बड़े नेताओं का देवास में आगमन शुरू हो गया है, भाजपा की ढांडी शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का एक दौरा हो चुका है, दूसरा दौरा अभी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की, और इनका मंथन भी शुरू हो गया। आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस ने जैसा कि इंदौर में, अगर हम बात थोड़ा सा हटें तो इंदौर में इस बार कांग्रेस ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित ही कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो महापौर के प्रत्याशी होंगे। वो क्यों करा है? वो इसीलिए कि एक प्रत्याशी घोषित कर दो, बहुत लंबा समय मान मुनव्वल का। बिल्कुल। अब बात देवास की करें तो देवास में भी मंथन बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की 2 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस में बहुत लंबी फहरिस्त है अभी भी। महापौर पद के प्रत्याशियों की तकरीबन 19 नाम दावेदारों ने अपनी दावेदारी वहां जता दी है, जो उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। उम्मीद बरकरार है। हाँ, तो सभी को उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा। वो चुनाव उम्मीद का कारण भी है कि निश्चित तौर पर होना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में सबको अधिकार है करने का, अपना दावा रखने का, इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है और हर व्यक्ति को है। लेकिन संगठन में मतभेद होते हैं तो वो होते भी हैं, लोकतंत्र का ये तकाजा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के अलावा बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल अलग तरीका होता है काम करने का, वो संगठन को आगे लेके चलती। पर देवास में अक्सर देखा गया, आप सभापति का चुनाव देख लें, बिल्कुल क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सामने आया, हार गए दिलीप बांगड़ जी, और अंसार अहमद जी बने। क्यों बने? निष्कासित किया गया। पार्षद तो रहे वो, लेकिन पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर वो आए। तो हलचल और उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी में, जिसको कहता है संगठन की पार्टी, उसमें देवास में लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। खास करके नगर निगम में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बड़ा दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कैंडिडेट का चुनाव करना, क्योंकि 2014 में सुभाष शर्मा 10 साल तक सभापति रहे, अध्यक्ष रहे नगर पालिक निगम के, ठीक है उनका, और तुकोजीराव पवार साहब के बड़े खास सालार माना जाते हैं, और वो सारी चीज़ों ने काम किया। और एक मनोज राजानी जैसे बहुत सशक्त कैंडिडेट को, जिनको मैनेजमेंट का माहिर कहा जाता है, और है वो, और उन्होंने जो भी चुनाव कहते हैं वो तो लड़वाते हैं जब, तो भी उनका मैनेजमेंट की तारीफ तो सभी लोग करते हैं। तो उस दौर में उनको हराना तो निश्चित तौर पर उनका अपना एक रुतबा था। तुकोजीराव पवार की एक अपनी पहचान और उनकी अपनी एक, कहना चाहिए, लोगों के बीच में बैठ, ना केवल कांग्रेस के बाहर बल्कि कांग्रेस के अंदर तमाम उनके अपने तरीके होते थे। बिल्कुल, तो वो सब कुछ अब तो देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और वो सब कुछ यादें तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उन्हीं की जाएगी उस समय, वो किस तरह से चुनाव को लड़ते थे और इलेक्शन का मैनेजमेंट कैसे होता था। और एक मैनेजर इधर मैनेजमेंट कर रहा था और एक मैनेजमेंट अपनी पार्टी को अंतर्द्वंद और तमाम चीज़ें कांग्रेस की अपनी एक, वो तो सामने कोई उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। वो क्या होता है, जब वो तो उनके कहते हैं ना कि वो कांग्रेसियों से पहले निपट ले, फिर वो सामने वाले से निपटें। लेकिन वो ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा वो कितने एक होके लड़ते हैं। तो ये जो 2014 का जो माहौल था, वो दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और साथ में
उनके जो पीछे थे सपोर्ट करने वाले, उधर सज्जन जी वर्मा हो, इधर तुलसीराम पवार हो, और ये महाराज और पैलेस का अपना काम हो रहा हो, तो बड़ा दिलचस्प हो गया था वो चुनाव। आखिरी समय तक समझ में नहीं आ रहा था। उसमें एक चीज और एक फैक्टर और, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिल्कुल फिर ताल ठोक दी थी, ताल ठोक दी थी शरद पाचुनकर जी ने, फिर ताल ठोक दी थी, और वो बड़ा, जो कि एक बार के महापौर भी रहे, उसने दोनों तरफ उम्मीदें बांध दी। बिल्कुल कांग्रेस के लोगों में तो ये उम्मीद आ गई थी कि हम निकल पड़ेंगे, और बीजेपी के लोगों का बड़ा गजब का एक सोच था। और ये कहते हैं कि वो सोच जब ये मंथन हुआ तो बड़ा एक दिलचस्प 2014 का किस्सा सामने निकल के आया। हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आम चर्चा में थी। और हमारा जो फैक्ट्स या तर्क की बात ना करते हुए वो जो एक कहना चाहिए ना कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य वो ये थे कि उन्होंने अपनी दम दिखाया शरद पाचुनकर जी ने, और अच्छे खासे वोट लाए। और उस समय ये पूरी कोशिश की गई कि वो बैठ जाए, और कहा जाता था कि महल ने कोशिश नहीं की कि वो बैठ जाए। एक्चुअली वो इस समय था कि उनको ये उम्मीद हो गई थी वहाँ से कि जितने भी सुभाष शर्मा से नाराज वोटर होंगे, या उनके कार्यकाल में 10 साल 15 साल का तो नेचुरल नेगेटिव वोटिंग होती है, तो वो जितने नेगेटिव वोटिंग होगी दोनों तरफ से, जो भी ऐसी नेगेटिव वोटिंग होगी, वो भारतीय जनता पार्टी को अगर सामने कोई विकल्प नहीं होगा तो वो सीधे कांग्रेस में चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला ये ऐसा ना होते हुए वो कहाँ में चले जाए, शरद पाचुनकर को मिल जाए। और ये एक इस तरह का एक रिस्क था, उन्होंने ले लिया था कि ये वहाँ जाने दीजिए, और जो कमिटेड वोट है वो बीजेपी में आ जाए, और इस तरीके से चले, और कांग्रेस के जो वोट है वो होने दें, और उनके अंतर्द्वंद के चलते जो भी वोट इधर आ जाएंगे तो वो भी शरद पाचुनकर को चले जाएंगे, वो हमें ना मिले तो ना मिले। तो वो एक गणित बिल्कुल चर्चाओं में, राजनीतिक पंडितों ने जब ये चर्चा की तो मुझे लगता है कि शायद उसके कहीं ना कहीं करीब था मामला। बिल्कुल, तो वो नतीजा ये हुआ। अब वो जो है 2019 में देखने को मिलता है, ये 2021 के चुनाव में आपको 2021 के चुनाव का भी एक बार फिर अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो इस बार फिर शरद पाचुनकर ने बिल्कुल बजा दिया, ले लिया अभी आप सोशल मीडिया में उन्होंने घोषणा कर दी कि इस बार फिर वो अपनी बहू को महापौर के लिए, उन्होंने तो सब अपने कमेंट्स मांगे हैं, फीडबैक्स मांगे हैं। मैंने कहा ना, राजनीति में सब चलेगा, वो तो होगा। अब इसमें महल हमेशा एक प्रभावी भूमिका अदा करता आया है। बिल्कुल, अब नजरें बड़ी गहराई से उस तरफ देख रही हैं कि देवास विधायक राजे पवार साहब उसको किस तरीके से अपने संगठन के साथ, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि नेचुरली एक सॉफ्ट एटीट्यूड रहता है जिसके अंदर वो संगठन और सबको लेके बातचीत करके और फिर अपना कमिटमेंट सामने दिखाती है। और वो नज़ारा हमने हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में देखा। 2021 के चुनाव में और किस रणनीति से चलती है भारतीय जनता पार्टी का संगठन से, क्या तालमेल होता है, दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुलसीराम पवार संगठन के तो थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कमिटेड भी थे, लेकिन उनका अपना जो एक सोच होता था देवास को लेकर, वो वहाँ लगता था कई जगह समझौता नहीं करते थे। तो उनका अपना था, सबका अपना अपना व्यक्तित्व। हम महल की बात इसलिए कर रहे हैं कि महल में भी अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग शख्सियत है, उनकी अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि उन्होंने जो प्रभावी भूमिका अभी तक निभाई है वो किस तरह से अब देवास के चुनाव में सामने आती है। और वो चुनाव का जो उनका पसंद है वो महिला के रूप में होगी, और वो कौन होती है, और जिसको संगठन माने या संगठन कोई को चुन ले तो उनको वो माने, दोनों एक ही मंच पे आएंगे या दोनों अलग अलग अपनी बातें करेंगे। तो ये देखना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में दिलचस्प होगा। कांग्रेस की आपत्ति बात अगर कांग्रेस की अपन करते हैं तो कांग्रेस में इस समय बहुत लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस में अगर आप बात करते हैं संगठन और संगठन की, तो देवास के लिए खास करके देवास के सज्जन वर्मा, देवास में कांग्रेस में सज्जन वर्मा एक ऐसा नेतृत्व है कि निश्चित तौर पर हमने देखा है, सत्ता रही हो या ना रही हो, सदा सक्रिय रहे, और कांग्रेस में वही हुआ है जो उन्होंने चाहा। बिल्कुल, इस बार भी शहर अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं, जिला अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं, और सबसे बड़ी बात जो मंथन बैठक शुरू हुई उसमें इस बार ये स्पष्ट कर दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जर्वर आए उनके अभी मित्तल जी कल यहाँ थे देवास में, स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस में टिकट का चयन देवास में ही होगा। अब
भोपाल या दिल्ली से कांग्रेस में ये बोला तो जाता है, पर होता कितना है ये आप पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक देखें। अच्छा, कांग्रेस में बात करें, कांग्रेस नेत्रियों की, तो कांग्रेस नेत्रियों की कमी नहीं है, उसमें ज़्यादा सक्रियता ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी इसमें अब रेखा वर्मा जी फिर से दावा कर सकती है क्या, कर ही रही है, महापौर है, एक बार महापौर रह चुकी हैं वो। और भी नाम आएंगे, और भी नाम आए, और भी बहुत नाम खैर हम जो रह चुकी उन्हीं की बात करेंगे। अब नाम कैसे कैसे आ रहे हैं तो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। हाँ, नामों की चर्चा तो अभी हम नहीं करते, अभी तो एक लंबी फहरिस्त है, अभी तो सिर्फ चलने दीजिए, अभी बाहर आने दीजिए, और मंथन चल रहा है, कौन से फूल उगेंगे, कहाँ कहाँ कांटे आएंगे, कहाँ कहाँ की जड़ें मजबूत है, कहाँ की जड़ें उखड़ रही हैं, ये तमाम बातों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ये पहला एपिसोड है, इसमें हम दोनों ने मिलके, दिलीप जी ने और हमने मिलके कोशिश की है कि अभी हम आपको सिर्फ एक रूबरू करा सकें। कहते हैं ना, जब परीक्षा में जाते हैं तो हमारा एक होमवर्क होता है, थोड़ा पुरानी चीज़ें हमको याद होती है जिससे आगे का बेस बनता है, तो वो हमने आज बात की है। तो दिलीप जी, हमारा दर्शकों से ये निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को बाकायदा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी जो वीडियो लिंक है सब्सक्रिप्शन में जो रहती हैं वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ज़्यादा जब लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो हमारे को भी हौसला मिलेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और नगर हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे, गलियों में घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे, और नए नए एंगल से आपको नगर पालिक निगम के ये जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में अभी से हमने भी बिल्कुल तो बजा दिया है, और इसकी आवाज़ आप तक पहुंच सके, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके, पुल का काम वो लिंक कर रही है, इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स एमपी की ओर से दिलीप मिश्रा जी और मैं अरविंद त्रिवेदी। आपने देखा, समझा, जाना, अब हमें बताइए आगे आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।